Hello friends, today's topic is emphysema. It is also a respiratory disorder. So first of all, welcome to you all in my channel, that is Medical with Nursing Officer. So let's start it with the topic. Today's topic is emphysema. Okay, first of all we will go for definition. So emphysema is a disease of lungs. It occur most often in smokers, but it also occur in people who regularly breathe in irritant. Emphysema destroy alveoli, which are air sac in the lungs. The air sacs weaken and eventually break, which reduces the surface of area and lungs and the amount of oxygen that can reach in the bloodstream. ओके, सो एम्फाइसीमा क्या है कि इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो है ही, बट ये क्या करता है, हमारे जो एल्वोलाई है ना, एल्वोलाइज को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल उनको ब्रेक डाउन कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिसऑर्डर, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, और क्या होगा कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाएगा। ओके, एंड सेकेंड वन इज़ दैट कि दिस कंडीशन इज़ इरिवर्सिबल कंडीशन, एंड ये इरिवर्सिबल है क्योंकि इसलिए सिर्फ ये मैनेजेबल है, मीन्स इसको सिर्फ हम ड्रग्स दे के मैनेज कर सकते हैं, वो भी एक टाइम पीरियड तक। ठीक है, इसको कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है ये डिजीज़। नेक्स्ट डेफिनेशन को अब हमने डायग्राम से देखेंगे हमेशा की तरह कि डायग्राम क्या कहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब आप सोच रहे होंगे ये सीओपीडी कहाँ से आ गया एम्फाइसीमा में। सो मैं आपको बता दूँ कि सीओपीडी की एक डिजीज़ कंडीशन ही है, बट सीओपीडी के अंदर दो डिजीज़ आती है, एक तो ब्रोंकाइटिस, एक एम्फाइसीमा। ओके, ब्रोंकाइटिस हम कर चुके हैं और हम अब कर रहे हैं एम्फाइसीमा। सो आपका सीओपीडी भी कंप्लीट हो गया है इसी के साथ। सो एम्फाइसीमा का डायग्राम हम देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं जो ब्रोंकाइटिस है, हमें ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और ब्रोंक्यूल्स में डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ पर म्यूकस फिल्ड हो जाता है, बट वो होता है ब्रोंक्यूल्स में। एंड बिकॉज इट इज़ एम्फाइसीमा, तो एम्फाइसीमा के अंदर क्या होगा कि जो हमारे एल्वोलाई है उनके अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाएगी और वो स्वेल हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। ओके, सो नेक्स्ट इटियोलॉजी, कॉजेस क्या क्या है इसके, किस किस वजह से एम्फाइसीमा होता है, अभी हम देख लेते हैं। मेन कॉज जो है इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयरबोर्न इरिटेंट इंक्लूडिंग, ठीक है, जैसे कि एयरबोर्न इरिटेंट हो गए, जैसे पोल्यूशन हो गया है ना, या फिर केमिकल्स का आप एस्पिरेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से एम्फाइसीमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड वन इज़ टोबैको स्मोकिंग, टोबैको स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट भी है, स्मोकिंग का ही एक टाइप है। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन, केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट, and rarely emphysema caused by an inherited deficiency of protein that protect the elastic structure in the lungs. It is called alpha 1 antitrypsin deficiency. Okay, so alpha 1 antitrypsin की deficiency से emphysema होता है। alpha 1 antitrypsin क्या होता है ये हम अभी देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी जो हम करेंगे उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट वी विल गो फॉर रिस्क फैक्टर्स, किस किस को एम्फाइसीमा होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले तो वो पर्सन जो स्मोक कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एज के साथ साथ ये फैक्टर और बढ़ जाता है। और नेक्स्ट वन है जो सेकेंड हैंड स्मोकर है, मींस स्मोकिंग करने वाले को तो चांसेस है ही, बट जो सेकेंड हैंड स्मोकर्स होते हैं ना उनको उनसे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर क्या होते हैं कि जैसे कोई पर्सन स्मोक कर रहा है और स्मोक करने के बाद जब वो धुआं जो बाहर निकालता है उसको आप इनहेल कर रहे हैं, दैट इज़ सेकेंड हैंड स्मोकर, तो उसको चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जिसका काम ही ऐसा है कि उसको डस्ट में रहना है, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड एक्सपोजर टू इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे, ड्यू टू इटियोलॉजी, किसी भी रीज़न की वजह से, वो चाहे तो स्मोकिंग हो या फिर वो स्मोकिंग हो या फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही पता होना चाहिए। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, दैट इज़ अ गुड प्रोटीन। ओके, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोटीन होता है जो हमारे लंग्स में हेल्प करता है किसी भी डिजीज़ से बचाने में या फिर लंग्स के फंक्शन में। बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो चीज़ हमें हेल्प कर रही है हमारे शरीर के लिए अच्छी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बीमारी होना तो पक्का ही है ना। तो उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ एल्वोलाई लीड टू एयर फ्लो लिमिटेशन बाय 2 मैकेनिज्म, ठीक है। एयर फ्लो जो एल्वोलाई में जा रहा है उसका
लॉस हो जाएगा। दो तरीक़ों से होगा। फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा, लॉस ऑफ एयर एल्वुलर वॉल्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन इलास्टिक रिकॉइल विच लीड्स टू एयर फ्लो इन्फ्लेमेशन। ओके, जो एल्वुलाई है हमारी, ठीक है, एल्वुलाई है, उसके अंदर जो इलास्टिक कैपेसिटी होती है, मतलब एक टाइम पे जब ऑक्सीजन जाता है तो वो स्वेल होती है, और जब ऑक्सीजन वहाँ से निकलता है तो वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, वो कैपेसिटी उसकी लूज हो जाएगी। सेकेंड वन, लॉस ऑफ द एल्वुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लीड टू एयरवे नैरोइंग। ठीक है, जो एल्वुलाई के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी डिस्ट्रक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा। तो ये रीजंस हैं। नेक्स्ट, इस डायग्राम से लेट अस अंडरस्टैंड विद डायग्राम। ओके, तो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो, जो पर्सन टोबैको लेता है उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन आपके ब्लड स्ट्रीम में गया। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या होगा कि ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वहाँ पर जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो किसी भी एंटीजन को देख करके एक्टिवेट हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स हमारे WBC का टाइप है, और WBC क्या है, हमारी बॉडी की आर्मी है जो कि हमारे बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। तो न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो गया। न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होने के बाद क्या हो रहा है, अभी ऊपर से नहीं भी हम यहाँ देखेंगे। न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होने के बाद इधर देखिए क्या लिखा है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल इलास्टेज। अब न्यूट्रोफिल इलास्टेज क्या होता है ये भी नहीं पता। तो न्यूट्रोफिल इलास्टेज क्या होता है, अभी जैसे अल्ट्राफिल एंटीट्रिप्सिन था ना, वो भी गुड था, एंड दिस इज ऑल्सो गुड। ये भी बहुत ही अच्छा होता है, हमारे लंग्स में होता है, और ये इसका भी एक गुड फंक्शन है क्या, कि ये इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। ओके, सो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज भी नहीं होना है किसी चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ लिमिट में होती है वही अच्छी होती है। बट अभी इंक्रीज होने के बाद इसकी वजह से क्या हो रहा है, यू कैन सी टिश्यू का डैमेज हो रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज, इलास्टिक उसकी लूज हो रही है ना, तो इलास्टिक लूज होगी तो उसको जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो स्वेल होने में या श्रिंक होने में डिफ़िकल्टी होगी, तो उसकी वजह से जो है एम्फाइसीमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि मैक्रोफेजेस जो हैं, मैक्रोफेजेस इलास्टेज एंड मेटलोपैथोजेनेसिस ओके इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है। मैक्रोफेजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, एंगल्फ करना किसी भी एंटीजन को, बिकॉज न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हुआ है, न्यूट्रोफिल इज एक्टिवेटेड ना नाउ, तो न्यूट्रोफिल के एक्टिवेट होने से ये भी इंक्रीज हो गया है, न्यूट्रोफिल इलास्टेज इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस इंक्रीज हो जाएंगे, और मैक्रोफेजेस के इंक्रीज होने की वजह से टिश्यू का डैमेज होगा। ओके, नेक्स्ट अब देखिए टोबैको, कोई भी पर्सन अगर टोबैको का यूज़ करता है उसमें क्या होता है, निकोटीन। ओके, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फ्री रेडिकल्स, ठीक है, उससे जो है रेडिकल्स निकल रहे हैं वो, इसके बाद वो इंट्राल्यूकिन 8 या फिर ये सब चीज़ें जो है ये एक तरीके के फैक्टर्स हैं हमारे जो इन्फ्लामेशन में कारगर साबित होती हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं। ओके, IL इज इंडिकेटेड फॉर इंट्राल्यूकिन। सो इंटरल्यूकिन 8 ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट होकर ये सभी एक्टिवेट होने के बाद ये न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर देंगे। न्यूट्रोफिल के एक्टिवेट होने की वजह से ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली होंगी। एंड नेक्स्ट वन इज दैट कि सबसे मेन हमें पढ़ना है न्यूट्रोफिल इलास्टेज कॉज कर रहा है, ये चीज़ भी इधर ही आ रही है, ये भी न्यूट्रोफिल इलास्टेज कॉज कर रही है। नेक्स्ट, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो भी इलास्टेज कॉज कर रहा है इंक्रीज। अगर कंजेनिटल ही इस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो भी इलास्टेज इंक्रीज कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके यहाँ पर इंक्रीज कर देती हैं एल्वुलर का डिस्ट्रक्शन। ओके, ये थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, कुछ लोगों को जिनको एम्फेसाइमा होता है उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप ही नहीं होते हैं कुछ साल तक, तो कुछ टाइम के बाद जा करके वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो उसमें सिम्टम हो सकता है एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर कफिंग की प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, एग्जॉशन मीन्स थकावट हो जाएगी, वेट लॉस होना, डिप्रेशन होना, फास्ट हार्ट बीट होना, एंड उनका जो फिंगर नेल वगैरह है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि कम हो रही है ना, डिस्ट्रक्शन हो गई है एल्वुलाई में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है जिसकी वजह से साइनोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमारा एल्वुलाई दिख कैसा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले वाला डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम जो है ये है पहला डायग्राम, सबसे फर्स्ट डायग्राम है। ओके, तो फर्स्ट डायग्राम जो है ये है
नॉर्मल हेल्दी पर्सन का एल्वोलाई, ठीक है। अब अगर वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दे, स्मोकिंग करना, तो धीरे धीरे हमारे जो एल्वोलाई हैं वो डिस्ट्रक्ट होते जाएंगे और ये सबसे लास्ट स्टेज है। इस स्टेज पर आते आते जो हमारे एल्वोलाइज हैं वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और नेक्स्ट एम्फीसीमा में ये आप डायग्राम देख सकते हैं चाहें तो बाद में। ये भी सेम वही चीज़ है कि कैसे हमारे जो एल्वोलाई हैं डिस्ट्रक्ट हो गई हैं। डायग्नोसिस देखते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स ड्रग्स क्या क्या देंगे आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर ब्रोंकोडायलेटर्स। ओके, ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करेंगे ताकि जो ब्रोंकियल्स है वो डायलेट हो जाए। स्टीरॉइड्स का यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे उसे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, लंग रिडक्शन सर्जरी की जाती है जिसमें कि लंग के स्मॉल पार्ट को जो कि डैमेज हो चुका है उसको निकाल दिया जाता है। ओके, एंड लंग ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, मीन्स किसी और का लंग किसी और पर्सन के को ट्रांसप्लांट कर देना। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं कि पेशेंट का एयरवे प्रायोरिटी हमें क्लीन रखना है। पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो जो कफिंग को करने की कोशिश करे और सिक्रीशन को बाहर निकालने की कोशिश करे। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो कैसे अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखे और उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ओके, अगर किसी पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, डिस्निया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो उसको फॉलर्स पोजीशन देना है। फॉलर्स पोजीशन मीन्स पर्सन को बिठा के उसके पीठ के पीछे पिलो लगा देना है। और रेफर द पेशेंट टू पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट स्टॉप स्मोकिंग, उसको एडवाइस करना है कि वो स्मोकिंग का यूज़ ना करे। अवॉइड अदर रेस्पिरेटरी इरिटेंट, कोई भी ऐसे इरिटेंट है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए कहना है। एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड एयर, ठीक है। गेट रिकमेंडेड वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, से उसको प्रिवेंट करना है। तो ये थे हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो, go for like, share and subscribe.